हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो चलिए आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। इनमें से कई सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर चुके हैं और आज जो टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं वह है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम लोग इस टॉपिक को आज की क्लास में कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स, पिछला क्लास में हम लोग ये समझे थे कि जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह लड़ रहे थे अपने कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए, तो उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुई थी लाहौर में। हम लोग समझ चुके हैं कल की एक अधिवेशन हुई थी और उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का डिमांड किया था ब्रिटिश लोगों से, बट ब्रिटिश लोग इस पर कोई अमल नहीं किए, इस पर ध्यान नहीं दिए थे, कुछ अमल नहीं किए। तब जाकर के महात्मा गांधी ने ये डिसीजन लिए कि अब हम लोगों को अलग पाथ ही अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल सकती है। तब महात्मा गांधी थिंक करने लगे, सोचने लगे कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल पाए। तो महात्मा गांधी ने एक विचार आया, महात्मा गांधी के मन में ये विचार आया कि हम लोग डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्यों ना स्टार्ट कर दें। बट डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए कोई इशू तो होना चाहिए, कोई मुद्दा तो होना चाहिए कि इस मुद्दे पर या इस इशू पर डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए भाई। तो वो इशू क्या होगा, क्या मुद्दा होगी? तो उन्हीं में से एक मुद्दा नजर आया और वो मुद्दा था कि सॉल्ट पर ऐसा कानून बना देते हैं हम लोग ताकि सॉल्ट पर जो टैक्सेस लिया जा रहा था ना, उस टैक्स से हम लोगों को छुटकारा मिले। तो जब हम ब्रिटिश लोगों के खिलाफ सॉल्ट पर जो टैक्स लगाई है उस पर हम लोग बोलेंगे कि इस पर जो टैक्स लगी उस टैक्स को हटा दो, तब इससे क्या होगा, ब्रिटिश लोग थोड़ा अपना आएंगे आगे आकर के और हम लोगों का अपोज करेंगे और हम लोगों के जो इंडियंस लोग हैं उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक यूनिटी बनने का। तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस को ज्ञान कर सकते हैं। महात्मा गांधी का ये थिंकिंग था। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किए, सबसे पहले महात्मा गांधी ने 11 सूत्री यानी 11 सूत्री डिमांड्स रखे। किनके पास? तो ब्रिटिश लोगों के पास। और उस टाइम ब्रिटिश के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो कितना डिमांड रखे थे? तो 11 डिमांड रखे थे। 11 डिमांड्स रखे किसके पास? तो लॉर्ड इरविन के पास। लॉर्ड इरविन उस टाइम हमारे कंट्री के वायसराय थे। बट 11 डिमांड जब रखा गया तब इस पर देखा गया कि जितने भी डिमांड रखे थे हमारे महात्मा गांधी ने, उनमें से कुछ डिमांड जो है सो नॉर्मल था यानी जनरल था, जो हर किसी के लिए यूजफुल था, जो हर किसी को नेसेसरी थी, कंपलसरी था। उन लोगों के लिए नॉर्मल कुछ डिमांड्स को रखे, लेकिन कुछ डिमांड्स को महात्मा गांधी ने ये बोले कि हमारे पीसेंट से लेकर के किसको, तब इंडस्ट्रियल्स तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, जो इंडस्ट्री यानी उद्योगपति जो हैं, किसान और उद्योगपति तक के इन्होंने कानून को डिमांड किए थे कि जो किसान लोगों पर जो रेवेन्यू लगी है, जो हाई रेवेन्यू लगी उसको कम कर दिया जाए और उद्योगपतियों से हाई टैक्स जो लिया जा रहा है उसको कम कर दिया जाए। तो मेन मुद्दा यही था जो किसान से लेकर के इंडस्ट्रियल्स तक हमारे महात्मा गांधी ने डिमांड किए थे। 11 डिमांड्स किए थे, किससे? तो ब्रिटिश लोगों से। बट जब ये देखें ब्रिटिश लोगों ने कि इतना डिमांड हुआ है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया, कुछ मांग को पूरा नहीं किया गया और लॉर्ड इरविन ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो महात्मा गांधी ने ये भी बाद में बोले थे कि यदि हमारी मांग को 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। फिर बाद में हम लोगों को मत बोलना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी का ये मानना था और इन्होंने ये प्रपोजल भी रख दिया, ये प्रस्ताव भी रख दिया लॉर्ड इरविन के सामने कि यदि हमारी मांगे 11 मार्च तक, कब 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो हम लोग डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे।
डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। और जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो फिर से इंडियंस लोग उग्र हो जाएंगे ब्रिटिश लोगों के प्रति। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और जो भी डिमांड्स किया गया है उस डिमांड्स को पूरा कीजिए। लेकिन ये लॉर्ड इरविन तो चुपचाप बैठा हुआ था भाई। लॉर्ड इरविन पर किसी तरह का कोई अमल ही नहीं पड़ा इस पर। एक होता है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना भैंस रहे पोगरा है, तो उसी तरह यहाँ भी लॉर्ड इरविन, इसके सामने कुछ भी कहा गया, 11 डिमांड्स को डिमांड किया गया 11 मांगों को, लेकिन ये भी पूरा नहीं किया। यह इस तरह सो गया था जैसे कि एक कुंभकर्ण नहीं सोता है, तो कुंभकर्ण की तरह सो गया था। यानी इंडियंस लोग जो डिमांड कर रहे थे उस पर अमल ही नहीं कर रहे थे। तब जाकर के महात्मा गांधी ने सोचे और महात्मा गांधी ने अब ये डिसीजन लिए कि जब हमारी डिमांड को पूरी नहीं किया गया तो अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने क्या किए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दांडी मार्च चले और वहाँ जाकर के खुद से नमक बनाएंगे, और नमक जब बनाएंगे तब उन लोगों का कानून जो है, उन लोगों का जो रूल्स है उन लोगों का हम लोग अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे, तब जाकर के हम लोगों की डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने 1930 को वो भी कब 13 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने आश्रम, कहाँ, ये अपने आश्रम से, जैसे कि उनका आश्रम कहाँ था, तो साबरमती में, तो अपने आश्रम साबरमती से वह दांडी के लिए निकल पड़ा। दांडी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, और इस गुजरात के लिए यह निकल पड़ा। बट ये जब यहाँ से निकल पड़ा नमक बनाने के लिए अपने आश्रम साबरमती से दांडी के लिए जब निकल पड़ा, तो ये तो अकेले नहीं होंगे भाई, इसके साथ भी कई सारे इंडियंस लोग हो गए ना। तो इन्होंने अपने साथ 28 वॉलेंटियर्स जो ट्रस्टी वॉलेंटियर्स था उन लोगों को अपने पास ले लिया और उन लोगों को बोले कि चलो हम लोग को खुद से नमक बनाते हैं, और जो नमक पर टैक्स लगी हुई है उसका अपोज करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जब खुद से हम लोग नमक बनाएंगे और ब्रिटिश लोगों का जो एक्ट लगा है, चाहे ब्रिटिश लोग जो कानून बना करके रखे हैं उसका हम लोग अपोज करेंगे, तब ब्रिटिश लोग हमसे परेशान हो जाएंगे और हम लोगों को इंडिपेंडेंस कर देंगे, यानी हम लोगों को आज़ादी कर देंगे। तो वही सोच करके ये 28 वॉलेंटियर्स के साथ यहाँ से साबरमती आश्रम से निकल पड़ी महात्मा गांधी। इनके साथ 28 वॉलेंटियर्स था। एग्जाम में पूछा जाता है कितने वॉलेंटियर्स के साथ वह निकले थे या कितने लोगों के साथ वह निकले थे, तो 28 लोगों के साथ निकले थे। अब बात रही कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ तो डिस्टेंस तय करना पड़ेगा भाई। क्या डिस्टेंस था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 240 माइल्स थी, 240 मील्स। लेकिन 240 मील्स तक जाने के लिए इसे पैदल जाना था, ना तो इसके पास कोई बाइक था, ना तो साइकिल से जा रहे थे, और ना ही कोई हेलीकॉप्टर वगैरह था, बल्कि पैदल जा रहे थे, ना तो कोई ट्रेन भी था, यह पैदल जा रहे थे और पैदल ही अपने मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट कर चुके थे। तो यहाँ से जब गए तो 240 मील यानी 240 मील्स की डिस्टेंस को तय करने में इसे टोटल कितना डेज लगा, तो 24 डेज लगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 24 डेज लगा। तो बात रही कि एक दिन में, माना जाता है कि एक दिन में ऑलमोस्ट ये लोग जो है सो 10 माइल्स कवर कर लेते थे। कितना माइल्स, तो 10 मील्स जो है सो चल लेते थे। एक दिन में 10 मील चलते थे। इस तरह से 240 मील जाने में इसे कितना 24 दिन का समय लगा। अब 13 मार्च से हम लोग 24 डेज को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 6 अप्रैल 1930 को यह कहाँ पहुँच गए, दांडी। यह दांडी पहुँच गए। लेकिन इस दौरान जब महात्मा गांधी कहीं रुका करते थे ना, जब कहीं रुकते थे तो बहुत सारे इंडियंस लोग, उसके सपोर्टर लोग उसको सुनने के लिए आते थे। जो स्पीच वह देते थे उनको सुनने के लिए आते थे और लोगों को ये कहकर वह मोटिवेट करते थे। हमारे गांधी जी बोलते थे कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो विलुप्त हो चुकी है, जो समाप्त हो चुकी है, वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिए हैं। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग उसका
कॉपरेट करने के लिए सिर्फ मना किया गया था। किन लोगों का? तो ब्रिटिश लोगों का कॉपरेट करने के लिए मना किया गया था। बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसमें से सिर्फ कॉपरेट करने के लिए ही नहीं मना किया जा रहा है, बल्कि कॉपरेट नहीं करने के साथ साथ जो भी कानून बनाते हैं ब्रिटिश लोग, उस कानून का हम लोगों को अपोज भी करना पड़ेगा, उसका विरोध भी करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगी। जब तक हम लोग सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे, तब तक हम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकता। और हम लोग उस कुत्ते की तरह एक गुलाम बन करके रह जाएंगे जिंदगी भर, और हम लोगों को कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। तो जब इनके साथ हजारों लोग जो है इनके साथ आ गए, और धीरे धीरे यह निकले थे कितना 78 वॉलंटियर्स के साथ, लेकिन जब यह गए तो इनके साथ काफ़ी सारे लोग भी गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट करते जा रहे थे। तो वहाँ जब डांडी पहुँचे तो बात रही अब नमक बनाना पड़ेगा। जब डांडी पहुँच गए यहाँ तो नमक बनाना पड़ेगा, और नमक हम जानते कहाँ से प्राप्त होती है? तो समुद्र से, सी से प्राप्त होती है। तो समुद्र के पानी को बॉयल किया गया, और बॉयल करके वहाँ पर नमक को तैयार कर दिया गया, और नमक का मैन्युफैक्चरिंग किया गया। 6 अप्रैल को नमक को मैन्युफैक्चरिंग यानी तैयार कर लिया गया, और उसी दिन से माना जाता है कि डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने पूरे इंडिया में स्टार्ट कर दिया। कब? तो 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिए। कहाँ से? तो डांडी से। और निकले कहाँ थे? तो साबरमती आश्रम से निकले थे, और इस दिन से इन्होंने स्टार्ट कर दिए। और उस दिन नमक बनाए ना, तो नमक बनाने के साथ साथ हमारे जो इंडियंस लोग थे, बहुत सारे विद्रोही हैं भाई इंडियंस, जो कि ब्रिटिश लोगों से तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो उन लोगों ने क्या किए? अपोज करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। और जहाँ जहाँ इंग्लैंड का, ब्रिटिश लोगों का फैक्ट्री लगा हुआ था, जहां पर नमक का प्रोडक्शन होती थी, उनके सामने भी आप प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। हजारों की संख्या में प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए कि अब हम लोग आप लोगों की कानून को नहीं मानेंगे, हम लोग खुद से नमक तैयार कर लिए हैं, अब हम आप लोगों की जो भी कानून बनेगी उसको हम लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह मूवमेंट जो है सो और उग्र होता चला गया। अब देखते हैं कि इंडियंस लोगों ने इस मूवमेंट में कैसे सपोर्ट किए, किस तरह से क्या क्या फंड अपनाए हमारे इंडियंस लोगों ने, तब जाकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हाई लेवल पर पहुंची। तो इसको पहले मिटाते हैं, इस फैक्ट को यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तब देखते हैं हमारे इंडियंस लोगों ने किस तरह इस मूवमेंट में सपोर्ट किए। तो देखिए सबसे पहले हमारे इंडियंस लोगों ने क्या किए। इंडियंस लोगों ने पहले क्या किया कि धरना प्रदर्शन करने लगे, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करने लगे, और फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन करने लगे कि अब हम आप लोगों की कानून को नहीं मानेंगे, अब हम लोग खुद से नमक तैयार कर लिए हैं, इसलिए आप लोगों की कानून या आप लोग जो नमक प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हम लोग कभी परचेज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो इस तरह के प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किए तो ठीक था, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बट जगह जगह पर लोगों ने फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो लोगों ने ये किए थे कि जो विदेशी कपड़े हैं उस विदेशी कपड़े को इन्होंने बायकॉट करने लगे। जो फॉरेन गुड्स था, फॉरेन क्लॉथ्स को क्या कर दिए? तो बायकॉट कर दिए, फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट करने लगे, यानी विदेशी कपड़ों का इन्होंने बायकॉट कर दिया हमारे इंडियंस लोगों ने। इसके अलावा जो फॉरेन गुड्स थे उस फॉरेन गुड्स को भी, यानी विदेशी सामानों को भी बायकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स का भी बायकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स का भी बायकॉट किया गया। अब जब फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया जाएगा तो समझिए कि हमारे किसान भाइयों का एक मौका मिलना चाहिए था। जो ही किसानों को मौका मिलता था वह ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में तुरंत कूद पड़ते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो शोषण किया जा रहा था हमारे किसान भाइयों को ही किया जा रहा था। जब किसानों को पता चला, पीसेंट्स लोगों को पता चला कि इस तरह का मूवमेंट चलाई गई है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि रेवेन्यू देना ही बंद कर दिया, रेवेन्यू देना ही बंद कर दिया।
जो रेवेन्यू दिया जाता था उसी को इन्होंने स्टॉप कर दिया। किसने? तो हमारे पीसेंट लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने रेवेन्यू देने के लिए ही बंद कर दिया कि अब हम लोग रेवेन्यू ही नहीं देंगे। जब हम लोग टैक्स ही नहीं देंगे, उन लोगों का कानून ही नहीं मानेंगे। और इसके अलावा चौकीदारी को भी इन्होंने क्या करते थे, चौकीदारी जो होते थे ना, चौकीदारी, तो उस चौकीदारी को भी रेवेन्यू देने बंद कर दिए कि अब हम उसको भी रेवेन्यू नहीं देंगे। तो ये इन्होंने किए। बट हमारे ट्राइबल्स लोग जो थे, यानी आदिवासी लोग जो थे, उन लोगों को क्या किया गया कि उसके ट्रेडिशनल माना जाता है, उन लोग मानते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल राइट्स पर जो चोट पहुंचाई थी, वो चोट क्या था कि जंगलों में उन लोगों का एंट्री को रोक लगा दिया था कि तुम लोग जो है सो जंगल में एंट्री नहीं कर सकता है, ना ही जंगल से कोई लकड़ियां ला सकता है, और ना ही जंगल में अपने मवेशियों को चरा भी नहीं सकता है। तो इस पर तो रोक लगा था। बट उन लोगों को भी ये मौका मिल गया कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई है तो हम लोग भी क्या करेंगे, जो भी उन लोगों का रिजर्व एरिया है, रिजर्व किया गया है किसको, तो फॉरेस्ट को जो रिजर्व किया गया है उसको हम लोग आज से उसको हम लोग क्या करते हैं, अब उसको हम लोग मानने से इग्नोर करते हैं, मानने से इनकार करते हैं। और ये लोग क्या करने लगे कि इस फॉरेस्ट से जा करके अब वुड को लाने लगे, अपने मवेशियों को चराने लगे, ग्रेजिंग का काम शुरू कर दिया, और अपना जो फूड था उस फूड को भी वहाँ से लाने लगे, लकड़ियों को लाने लगे, अपने मवेशियों को चराने लगे, जो भी लकड़ी वगैरह, जो भी भोजन वगैरह, जो फल वगैरह प्राप्त करता था वहाँ जंगलों से, उन लोगों को जंगल से भी फल वगैरह लाने लगे। और जो शिकार वगैरह करते थे उसको भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि अब हम लोग ब्रिटिश लोगों का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो है जंगल हमारी है, वो तो कल आया है वो बंदा, बट इस जंगल को हमने लगाए, हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं, उसको क्या राइट्स होता है कि हम लोगों को इसका विरोध किया जाए, यानी इस अधिकार से हम लोगों को वंचित किया जाए। वो कौन एरा गेरा कहाँ का लोग हैं और वहाँ आकर के हमारी कंट्री में आकर के हम ही लोग पर जुल्म ढा रहे हैं, तो उसका हम लोग कभी फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारे ट्राइबल्स लोग थे, वो ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोग, उन्होंने जंगलों में जाने से जब बोला कि अब हम लोग जंगलों में जाएंगे, चाहे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ब्रिटिश लोग आएंगे उस पर भी देखा जाएगा। इसके अलावा जो पैकेटिंग का शॉप्स था, शॉप्स जो थे उसका पिकेटिंग भी किया, पिकेटिंग जो हो रही थी, पिकेटेड, उसको भी क्या कर दिया गया, तो स्टॉप कर दिया गया। शॉप्स को भी पिकेटिंग किया गया। पिकेटिंग जैसे कि जहाँ भी शराब वगैरह की दुकानें थी उसको लूट लिया गया, उसको छीन छोड़ किया गया, यानी पूरी तरह से उस दुकान को ही तहस नहस कर दिया गया। जो भी गवर्नमेंट का दुकान था शराब वगैरह, तो उस सबको इस तरह से हमारे इंडियंस लोगों ने उसका अपोज किया। बट अब देखिए कि हमारे बच गए कर्मचारी लोग, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ लोग क्या किए, एम्प्लॉयज़ लोग ने क्या किए, देखे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट हम लोगों को डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है, हम लोगों को भी उसमें योगदान देनी है, तब हम लोग क्या करें भाई। तो इन लोगों ने क्या किए, जो एम्प्लॉय लोग थे इन्होंने अपने पोस्ट से ही रिजाइन दे दिए, पोस्ट से ही रिजाइन दे दिए, पोस्ट से ही रिजाइन दे दिए कि अब हम लोग काम नहीं करेंगे, पोस्ट से ही इन लोगों ने रिजाइन दे दिए। तो इस तरह से हमारे इंडियंस लोगों ने विरोध किया, किसका, तो ब्रिटिश लोगों का विरोध किया, और डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन लोगों ने सपोर्ट किया। अब समझिए कि इतना कुछ जब हो जाएगा, इतना कुछ होगी, तब ब्रिटिश लोग शांत बैठेंगे क्या? वो कमीना शांत बैठेंगे? वो फिर से हमारी कंट्री पर जुल्म करेंगे ही ना, परेशान करेंगे ही ना। तो वो लोग भी शांत नहीं बैठे, उन लोगों ने भी कई सारे ऐसे फंड अपनाए और कई सारे ऐसे नियम बनाए जिसके तहत इंडियंस लोगों को परेशान किया गया। तो इसका कोई आउटकम निकलना चाहिए ना, जो इस तरह का एक्टिविटीज़ हमारे इंडियंस लोगों के द्वारा किया गया, तो इसका आउटकम क्या निकला, ब्रिटिश लोग इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिए या क्या अगला स्टेप उन्होंने बढ़ाए, तो वो भी तो हम लोग समझ लें तो थोड़ा अच्छा होगा, या मूवमेंट हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसका आउटकम क्या निकला। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, तब जा कर के उसको समझते हैं।
अब इसका हम लोग ये आउटकम समझते हैं कि आउटकम क्या निकला। आउटकम, आउटकम देखिए आउटकम क्या हुआ। पहला चीज, ब्रिटिश लोगों ने जब देखा कि इस तरह का दंगा फैल रहा है, हम लोगों पर इंडियंस लोग उग्र हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं हम लोगों से, तब इन्होंने क्या किए, इन लोगों ने भी सख्त रवैया अपनाए। सख्त रवैया ये अपनाए कि इन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो भी माने बड़े बड़े या प्रमुख लीडर्स थे उसको इन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने लीडर्स या जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव था, अगुवाई कर रहा था, या जो भी मिल जाता था इससे, यानी लगता था कि ये थोड़ा ज़्यादा उग्र हैं, तो उसको या अरेस्ट कर लेते थे। तो लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया और काफ़ी सारे लीडर्स को इन्होंने अरेस्ट भी कर लिए। लीडर्स को अरेस्ट कर लिए और जो कांग्रेस पार्टी था, कांग्रेस पार्टी, इस कांग्रेस पार्टी का भी इन्होंने क्या कर दिए, इलीगल साबित कर दिए। इलीगल यानी कांग्रेस पार्टी जो है सो वो इलीगल है, लीगल नहीं है। इसको कांग्रेस पार्टी को भी इलीगल साबित कर दिए। और जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, इस लीडर्स को भी इन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिए कि आप कांग्रेस पार्टी के जितने भी सारे लीडर्स हैं उसको अरेस्ट करो, और अरेस्ट करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि तब तक हमारे इंडियंस लोग शांत रहे जब तक कि हमारे महात्मा गांधी के क्लोज फ्रेंड, एक निकट फ्रेंड अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट नहीं कर लिया गया, तब तक ये लोग शांत रहे। 1930 को गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश लोगों के। और ये जो गफ्फार खान थे ये हमारे गांधी जी के गांधी जी के फ्रेंड्स थे, निकटतम फ्रेंड्स थे, क्लोजेड फ्रेंड्स थे। कौन? ये गफ्फार खान। जब इन्होंने देखे हमारे इंडियंस लोगों ने कि हमारे प्रमुख नेता, हमारे जो मेन लीडर्स हैं, उसी को गिरफ्तार अरेस्ट कर लिया गया है, तो हम लोग कैसे शांत रहेंगे? जब अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया तो लोग स्ट्रीट यानी गलियों पर आने लगे और पेशावर की गलियों पर आकर के अंग्रेजों का प्रदर्शन करने लगे, यानी उन लोगों का विरोध करने लगे कि हमारे गफ्फार खान को जल्द रिहा किया जाए। लेकिन ये जो ब्रिटिश लोग कहाँ शांत बैठने वाले थे। पुलिस को गोलियों से जो है सो लदे हुए गोलियों से आए और इन लोगों का सामना करने लगे। और निहत्थे लोगों पर जो पेशावर की गलियों में, पेशावर स्ट्रीट्स गलियों में इन लोग जो विरोध कर रहे थे उस पर गोली चला दिया, बुलेट चला दिया। और जब बुलेट चला दिए इस पर तो कई सारे लोगों की जानें भी गई, लेकिन फिर भी उसको फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए हमारे इंडियंस लोगों ने उसका अपोज किया कि जब तक खान अब्दुल गफ्फार खान को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग उसका विरोध करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप हम पर गोली ही क्यों ना चलाएं। जब गोली चली तो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मारे गए, हजारों की संख्या में मारे गए। अंत में जब नहीं माना, यहाँ के लोगों ने नहीं माना, तब एक मंथ बाद 1 लेटर ईयर महात्मा गांधी को, हमारे गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिए, हमारे गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिए। अब समझिए जो इस मूवी का मेन लीडर्स हमारे गांधी जी हैं, उसी को अरेस्ट कर लेंगे तो पब्लिक लोग क्या कहेंगे? उस समय तो हड़कंप मच जाएगी। पब्लिक लोगों में हड़कंप मचेगी ना, तो पब्लिक लोग और गलियों में आने लगे और अंग्रेजों के जो भी ऑफिस वगैरह थे वहाँ पर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिए। जहाँ भी ब्रिटिश लोग देखते थे उसके अगेंस्ट में ये हथियार उठा लिए और वायलेंट धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन ब्रिटिश लोगों के भी चापलूसी बहुत थी, उन लोग भी बहुत क्रूरता से पेश आते थे। पता नहीं उसके दिल में दया के नाम की कोई चीज़ थी भी कि नहीं थी। वह एक तरह के जानवरों की तरह उसका दिल था या पत्थरों की तरह था। किस तरह उसको गाली दूँ, उसका
कहना मुश्किल है, लेकिन इतना निर्दयी थे, इतना निर्दयी थे। जब इन लोगों को समझ में आया कि अब हम लोग इस मूवमेंट को नहीं शांत कर सकते, तब उन्होंने क्या किया, जो हमारी इंडियन महिला थी, इंडियन वोमेन्स और जो इंडियन चिल्ड्रन थे, उस पर इन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसको मारना स्टार्ट कर दिए। समझिए, हमारे इंडियंस महिला को, इंडियन वोमेन को और चिल्ड्रन को मारने के लिए स्टार्ट कर दिया और ये सब पर जुल्म ढाने लगे और ये सब को न्याथे मार दिए जाने लगे। अब क्या दोष है एक बच्चे का? 5 साल के उस बच्चे का क्या दोष होगा? जो 4 साल 5 साल 10 साल बच्चा है, जो बहुत छोटा है, उसका क्या दोष है? वह क्या जानता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रही है, या वो क्या जान रहा है कि हम लोग ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट कोई भी बैटल लड़ रहे हैं या कोई विरोध कर रहे हैं? उन लोगों के पास इतना भी नॉलेज नहीं था। बट फिर भी देखिए इस अंग्रेजों की क्रूरता कि इन लोगों पर भी गोलियां चला दी गई और इन लोगों को भी मार दिया गया और कई सारे लोग मर गए। जब गांधी जी अंत में देखे कि हमारे हजारों लोग मारे जा रहे हैं और लगभग 1 लाख यानी लाखों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके इसे जेल में बंद कर दिया गया, तब गांधी जी ने क्या सोचे कि अब हम लोगों को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी उन माताओं बहनों की इज्जत का सवाल है, हमारे उस बच्चों के, हमारे देश के फ्यूचर का सवाल है। जो हमारे फ्यूचर आज मारे जा रहे हैं उन लोगों का सवाल है। जब तक आज हम नहीं झुकेंगे, इन लोगों पर ना जाने ये लीचड़ लोग कितना जुल्म ढाएंगे और इन लोगों पर कितना गोलियां छोड़ेंगे, तब जाकर के महात्मा गांधी झुके और महात्मा गांधी इरविन पैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो गए। महात्मा गांधी इरविन पैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो गए। यदि वह तैयार नहीं होते, 3 लोगों पर जुल्म ढाता रहता। और 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन पैक्ट था, गांधी इरविन पैक्ट, इसीलिए इसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो पैक्ट साइन हुई थी गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था और इसी समझौता के तहत गांधी जी से ये प्रस्ताव रखा गया था कि तुम जो है सो ब्रिटेन जाओ और ब्रिटेन में जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहाँ पर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हमारे इंडिया के कांग्रेस लीडर्स ने उसको विरोध कर चुका था, ऑलरेडी उसको विरोध कर चुका था कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। बट जो सेकेंड राउंड टेबल्स का कॉन्फ्रेंस होने वाले थे, उसमें इसको विवश किया गया महात्मा गांधी को कि जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे, हम इस देश की महिलाओं को और इस देश के बच्चों को मारते रहेंगे। ये जब किया गया तब गांधी जी 5 मार्च 1931 को उस पैक्ट पर साइन किए और वहां जाने के लिए वह एग्री हो गए। वहां पर पूना पैक्ट, जो ये उसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है या गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, उसमें ये डिसीजन लिया जाना था कि किस तरह से हमारा कंट्री का क्या अगला कॉन्स्टिट्यूशन होगी और क्या रूल रेगुलेशन बनेगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो अपोज किया गया था, यानी जो हमारी कंट्री में आए थे, उस सब को हमारी कंट्री के लोगों ने क्यों अपोज किए थे? क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन लीडर्स नहीं थे। बट इन्होंने सोचा कि हम गांधी जी को विवश करेंगे और गांधी जी जब चले जाएंगे वहाँ तो एक इंडियन लीडर्स तो हो जाएंगे ना, मैन इंडियन लीडर गांधी जी हो जाएंगे, तो इंडियन लोग इसका अपोज नहीं करेंगे और हम लोगों को थोड़ा यहाँ शासन करने में और लंबी अवधि बढ़ जाएगी। ये ब्रिटिश लोगों का मानना था और विवश होकर के गांधी जी को मानना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा और उस पूना पैक्ट या उस गांधी इरविन पैक्ट पर समझौता करना पड़ा और उसे साइन करना पड़ा। गांधी जी जब साइन कर दिए तो वह ब्रिटेन गए। ब्रिटेन जब जाते हैं तब वहां पर, इसको मिटाते हैं ऊपर से, तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते आगे।
कि जब गांधी जी ब्रिटेन गए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए। बट जब पार्टिसिपेट किए और गांधी जी ने जब अपनी सहमति रखी वहाँ कि इस तरह का ऐसा ऐसा होना चाहिए, जो भी ये डिमांड था वो डिमांड को जब रखे, तब क्या हुआ कि वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वह कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोक दिया गया, यानी बीच में ही स्टॉप हो गए। गांधी जी तो वहाँ गए बट उसका कोई काम नहीं बना। जब कोई काम नहीं बना तब गांधी जी निराश होकर के इंडिया लौटे। और जब गांधी जी इंडिया लौटे, कब इंडिया जब गांधी जी लौट गए तब यहाँ पर इंडिया में आकर के देखते हैं कि बहुत सारा स्ट्रक्चर या बहुत सारा ढांचा यहाँ पर चेंज हो चुका है। कई सारे बदलाव उन्होंने देखे। वो बदलाव क्या था कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी थे उसको इलीगल तो घोषित कर ही दिए थे। कांग्रेस पार्टी को इलीगल, जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी को इलीगल घोषित कर ही दिए थे। इलीगल तो उसको घोषित कर दिए थे कि कांग्रेस पार्टी एक इलीगल है, एक गैर कानूनी पार्टी है या हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, उसको ब्रिटिश लोगों ने घोषित कर दिए थे। बट यहाँ तक कि जो हमारे महान नेता लीडर्स थे, गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू, गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को अभी तक जेल में ही बंद रखा था। इन लोगों ने अभी तक इसको जेल में ही बंद रखा था। इन लोगों को छोड़े ही नहीं गए थे। जब इन लोगों को छोड़ा नहीं गया था और देखा गया था कि इन्होंने अपना नया न्यू पॉलिसी ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो न्यू पॉलिसी ला रहे हैं, और इस न्यू पॉलिसी के अंतर्गत इंडियन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, पूरी तरह से अत्याचार किया जा रहा था। गांधी जी इससे उग्र हो गए, परेशान हो गए। गांधी जी ने क्या किए थे, जब कॉन्फ्रेंस एक्ट में एक पॉइंट और बताना भूल गए कि गांधी जी इसलिए उन्होंने साइन किए कि यदि वह साइन नहीं करते तो 1 लाख लोग जो हमारे इंडियंस लोग थे जो अरेस्ट कर दिए गए थे और जो जेल में बंद था, 1 लाख लोग जो जेल में बंद था उसको वह नहीं छोड़ते। इसलिए उन्होंने साइन कर दिए, और जब साइन किए थे 1 लाख लोगों को रिहा करने के लिए जो इरविन थे वह इरविन वहाँ सहमत हो गए और बोले कि जितने भी लोग जेल में उसको हम लोग छोड़ देंगे। और जो भी महिलाओं पर या बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा था उसको भी इन्होंने अत्याचार करने के लिए छोड़ दिए थे। बट मेन ये था कि उन्होंने देखे कि जो रीढ़ की हड्डी जो इस मूवमेंट को आगे तक ले जाते उसी को इन्होंने बंद रखा था, और वो कौन था तो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर चुके थे और इसको छोड़े ही नहीं थे, रिहा ही नहीं किया गया था। जब गांधी जी आए यहाँ, देखे कि ये दोनों जेल में है और न्यू पॉलिसी अपनाई जा रही है, हमारे इंडियन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, तब गांधी जी ने क्या किए, इस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च कर दिए। इस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च कर दिए, फिर से रीलॉन्च कर दिए इस मूवमेंट को। किसको तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च कर दिए। इन्होंने कॉल बैक कब किया था तो वो बताना भूल गए। तो कॉल बैक इन्होंने किए जब इन्होंने साइन किए ना गांधी इरविन पैक्ट का, यानी कब 5 मार्च 1931 को जब गांधी और इरविन के बीच में जब साइन हुआ था ना, तो इसी टाइम महात्मा गांधी ने क्या किए थे, कॉल ऑफ कर दिए थे। कॉल ऑफ यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रही थी उसको वापस ले लिए थे कि नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम वापस ले रहे हैं क्योंकि हमारे महिलाओं पर या हमारे बच्चों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। कई सारे इंडियन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, इसलिए इन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिए थे, यानी उसको वापस ले लिए थे। और या पूना पैक्ट पर या इस गांधी इरविन पैक्ट पर इन्होंने साइन कर दिए थे और गए थे कहाँ, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन गए थे। बट वहाँ से आए तो इस तरह का चेंजेज देखने को मिला, तब इन्होंने फिर से रीलॉन्च कर दिया कि अब इन लोग नहीं मानेंगे, इसलिए फिर से डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम लॉन्च करते हैं और आज से पुनः ये इस मूवमेंट को लॉन्च कर दिए। बट ये मूवमेंट लॉन्च तो हो गई लेकिन इसकी मोमेंटम धीरे धीरे कम हो गई और 1934
1934 को ये मोमेंटम किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मोमेंटम था वो मोमेंटम गिरने लगी यानी कम हो गया। और 1934 को ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से दब गई और गिर गई। जब दब गए और गिर गए तब गांधी जी के अंदर थोड़ा और राजनीति से झटका लगा और ये कुछ दिन के लिए राजनीति से दूर हो गए कि अब हम लोग कुछ दिन के लिए रेस्ट लेते हैं, राजनीति से दूर लेते हैं। लेकिन कहाँ ज़्यादा दिन तक रेस्ट पाते। तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि गांधी जी ने और क्या क्या डिसीजन लिए और इस चैप्टर की ओर हम लोग समाप्ति की ओर अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम यहीं पर एंड अप करते हैं इस सेशन को इसी टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजिएगा ताकि उसे भी हेल्प मिल सके और उसे भी अच्छा गाइडेंस मिल सके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।